नमस्ते। मैं सविता डकले। मेरा गांव पेनगांव है और मेरा गांव एक छोटा सा खेड़ूद है। जो फुलंब्री में मेरा एक छोटा सा आड़न में निकलेंगे तो मेरा गांव लगेगा पेनगांव 8 किलोमीटर। वैसे तो मैंने पहले कभी खेती नहीं देखी थी दीदी, लेकिन शादी से पहले मैं तो औरंगाबाद में ही रहती थी और मेरी पूरी पढ़ाई भी औरंगाबाद में ही हुई है। जबकि हम 3 बहनें और 2 भाई है और मम्मी-पापा के साथ हम औरंगाबाद में ही रहते थे। मेरी सबकी पढ़ाई हमारे औरंगाबाद में ही हुई थी और मेरे 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी औरंगाबाद में ही हुई। और जब मेरा नंबर आया तो मेरे पापा की ड्यूटी चली गई, जो औरंगाबाद में ड्यूटी करती थी। तब मेरी शादी मेरे पापा ने एक शेतकरी से ही की, क्योंकि थोड़ी कमजोरी भी थी और थोड़े गरीबी के कारण मेरे पापा इतना बोझा नहीं उठा पाते थे। जबकि हम 2-4 बेटे भी और नौकरी भी चली गई और इतने 10-15 हज़ार में कुछ नहीं होता था। तब मेरी शादी मेरे पापा ने मेरे पेन गाँव में कर दी और ना ही मैं खेती जानती थी और ना ही कुछ काम करना। बस पढ़ाई और खेलना-कूदना इतना ही मैं काम जानती थी। लेकिन शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कतें आई कि खेती कैसी रहेगी? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस खेत में दिया जाएगा और मुझे भी ऐसा काम करने पड़ेगा। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कुछ पता था। लेकिन जब मैं पति के घर आई, मेरी शादी कर दी पापा ने तो मैं पति के घर आई। लेकिन मेरे पति का घर भी गरीबी वाला ही था। उनकी भी बहुत परेशानी थी और मेरे पति भी खुद खेती काम ही करते हैं। तो मेरी 1 एकड़ ज़मीन है, तो इसके लिए तो मेरी सास-ससुर और पति तीनों भी घर का खुद का काम करके दूसरों की मज़दूरी करने जाते थे। तो शुरू-शुरू में तो मेरी सास मुझे बोलती थी कि तुझे भी देखना आने पड़ेगा और वो हमारे साथ चल। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मैंने तो कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे सासू का कुछ भी नहीं बताया और मैं मेरे घर पे ही खेत में पहले ही दिन गई थी, जबकि कपास का काम चालू था। मैंने तो कभी शुरू में कपास देखा ही नहीं था, तो मैं का काम कैसे जानती? लेकिन मेरे सासू ने मुझे वैसा जब कपास जैसे चुनते हैं ना, वैसे चुन के मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा करना है। तो हमारे खुद के खेत में मैंने जब वो काम करने का शुरू किया ना, तब मुझे सबसे पहले तो इतना रोना आया कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी और ना ही किसी को कुछ बता पाती थी। क्यों मन में सोचती थी कि पापा ने मुझे ऐसा क्यों दिया? खेती में किया, मेरे सर की जो सहेली वो तो कुछ काम नहीं करती, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मुझे सब पता था कि मेरे पापा की कैसी कमज़ोरी है, मेरे पापा को कितना कष्ट उठाने पड़ते थे। हम 3-4 भाई-बहन कैसे सँभालते थे पापा, ये सब कुछ तो मैं जानती थी, इसलिए मैंने पापा को भी कुछ नहीं कहा और ना ही सासू को कुछ कहा। धीरे-धीरे मैं काम में लग गई। इतनी कड़क धूप और इतनी सिर्फ खड़ा ही रहना दिन भर। एक टाइम टाइम में खाना खाना, ये सब कुछ मैंने देख लिया और मैंने उस दिन सिर्फ पहला ही दिन था मेरा, तो मैंने 5 किलो कपास चुन लाया और मेरे बराबर के सबने 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो ऐसा काम किया। तो मुझे अफ़सोस होने लगा कि सबने इतना अच्छा काम किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मेरे ससुर जी भी हँसने लगे थे कि देखो हमारी बहू ने आज 5 ही किलो कपास चुना है। तब मुझे और भी ज़्यादा रोना आया। तो मैं घर पे आई और बहुत रोई कि मुझे कुछ काम नहीं आता है, पापा ने तो मुझे काम खेती काम में ही लगा दिया। लेकिन जब मेरे पति ने भी मुझे समझाया और मेरी माँ ने भी मुझे ऐसा समझाया कि देखो पहले ही दिन हमें कुछ नहीं आता है, तो ऐसा कभी गलत मत समझना कि मैं मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हौसला रखना कि मैं भी कर कर सकती हूँ और मैं भी आगे जा सकती हूँ, मैं इनके जैसा ही काम कर सकती हूँ। ऐसा तू मन में रखेगी तो तू सब कुछ कर लेगी। मैं ना बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुई और दूसरी दिन मैं खेत में चली गई, तो मैंने वैसा 5 किलो से दूसरे दिन मैंने 10 किलो कपास चुना और मुझे इतना आनंद मिला कि मैं किसी को बोल भी नहीं पाती थी। तो उसके बाद मैं ऐसे करते-करते जल्दी-जल्दी खेत में जाने लगी और उसका मुझे समझ में आया कि देखो मैं अभी पहले नाराज़ हो जाती, तो मुझे कितना कष्ट होता और मैं कितनी नाराज़ हो जाती कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। मैं जब दूसरे को भी बताने जाती हूँ ना, तो ऐसे ही बताती हूँ कि हम जब शुरू में नाराज़ होते हैं ना, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। 1-2 दिन हमें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा सोचना नहीं। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी ही राय हमारे मन में रखना। तो मैंने ऐसे करते-करते बहुत सारा काम सीख लिया
और मैं आज 80 किलो कापूस भी चुनती हूँ। मैं तो एक शेतकरी ही बन गई हूँ अच्छा। अभी मेरे ससुर जी गाँव वाले भी ल कहते हैं कि देखो औरंगाबाद में रहती थी लड़की, लेकिन अब कैसी हो गई, कैसे काम करती है, सब काम करती है। मेरा 1 एकड़ ज़मीन है और उसमें मेरा कपास ही है। अभी मैं अभी का ही उदाहरण दूँगी आपको कि जब कोरोना चल रहा था, तो सभी नौकरी वाले घर आके बैठे थे, गाँव में आके बैठे थे, तो किसी को कुछ रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी। कोई गाँव में आता है तो औरंगाबाद से आते हैं, अगर बहुत दूर से आते हैं, तो उनको रुकने के लिए भी थोड़ी-सी भी जगह नहीं थी। लेकिन शेतकरी एक ऐसा आदमी है, शेतकरी एक इतना बड़े दिल वाला है कि शेतकरी ने किसी को वापिस भेजा नहीं। कोई भी हो अपना चाचा हो, चाची हो, गाँव वाले कोई भी हो, तो उन्होंने उनको रख लिया और हम सँभाल सकते हैं। जो शेतकरी है वो दूसरों को सँभाल सकते हैं। 2-4 महीने भी खाना खिला सकते हैं, लेकिन औरंगाबाद में तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई जाएगा 1 रात के लिए तो उनको भारी पड़ जाता है, किसको खाना खिलाएँगे? तो शेतकरी जैसा ही बड़ा आदमी कौन-सा भी नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शेतकरी बड़ा दिल वाला रहता है और उसके घर में कोई भी कमी नहीं रहती। अगर 40 साल भी बीत जाए तो उनके घर में बहुत सारा अनाज पड़ा रहता है, खाने के लिए पड़ा रहता है। और इतना ही है उनके पास थोड़े से पैसे कम रहते हैं लेकिन पैसे को ही कोई मान नहीं देता है जो कि आदमी अच्छे होने चाहिए और वो है शेतकरी। क्या था तब मैं तो किसान की पत्नी बन गई थी। गरीब होने के कारण सास-ससुर अपनी खेती के दूसरे में कि मज़दूरी करने के लिए लेके जाते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कि सभी महिलाओं को ऐसा लगता है कि वो शेतकरी दूल्हा मतलब क्या बोलते हैं उसको हस्बैंड नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी किसी की भी समस्या हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादातर नौकरी किसी को नहीं मिलती क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी बेटी तो नौकरी वाली को ही देनी चाहिए। लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि एक शेतकरी से ज़्यादा बड़ी नौकरी कौन-सी भी नहीं है। जो नौकरी है वो खेती ही सबसे ज़्यादा मैं उनको यही करूँगी कि सबसे बड़ी ज़्यादा नौकरी ही खेती ही है। तो हमने सोचना चाहिए अगर शेतकरी लड़का है और हमारी लड़की कुछ नहीं कर सकती लेकिन उनके घर में अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं घर के। कुछ ऐसा लगता नहीं है आपको कि उनसे मेरी बेटी सुखी नहीं रहेंगी लेकिन ऐसा बुरा बिल्कुल भी मत सोचना और हमारी बेटी अच्छा देखकर शेतकरी को देना, ऐसा ही बोलूँगी। हम अनाज खेती भी करते हैं, हमारे इधर मक्का है, गेहूँ भी रहता है और कपास ज़्यादातर है। बहुत बड़ी स्टोरी है दीदी मेरी। आप सुनोगी ना तो रोना पड़ेगी आपको। बताना चाहूँगी आपको कि मैं जब 10वीं फेल थी मेरी शादी के पहले, तो मैंने आज 12वीं की भी पढ़ रही हूँ सिल्लोड में। अभी भी मेरा शिक्षण चालू है और सभी मुझे ऐसे भी बोलते थे कि तू पढ़ाई करके क्या करेगी? लेकिन मुझे जब ऐसा लगा कि महिला आगे बढ़ सकती है, महिला सक्षम बन सकती है और महिला सबको आगे भी लेके चल सकती है, तो मैंने आज 12वीं की पढ़ाई भी सिल्लोड में मेरी जारी है। मैं अभी भी जो पढ़ रही हूँ तो गाँव की महिलाएँ मुझे बोलती है, "कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? और इसको पढ़ के अभी क्या करना है? आप तेरे तो 2 बच्चे हैं अभी बड़े-बड़े, खेत में भी काम करती है, तो क्यों पढ़ती है?" ऐसा बोलती है मुझे। तो मैं वो उनको अच्छा उत्तर देती हूँ कि देखिए आप अगर आपने बहू है, अपनी बहू तो 12वीं पढ़ी है, आपके घर की बहू तो 12वीं पढ़ी है, लेकिन आप उसे कुछ भी नहीं करने देते हैं। अगर आप उनको बोलेंगी तुझे कुछ करना है, कुछ काम करना है, कुछ सीखना है, तभी वो सोच पाएगी ना कि मुझे क्या करना है। अगर घर के आदमी अच्छे रहते हैं तो बाहर का भी हम सब कुछ सँभाल सकते हैं। और ऐसा करके जब मैं आती-जाती थी सिल्लोड बहुत दूर था। हर रोज़ के मुझे 30-40 रुपए भाड़ा लगता था जाने-आने के लिए। तो मेरे पति ने देखा कि मेरे पति को गाड़ी भी नहीं चलानी आती है। और मेरे ससुर जी हैं तो वो थोड़े से बूढ़े हैं, तो वो भी मुझे रोज़-रोज़ लेके नहीं जा सकते थे।
तो मेरे पति ने बोला कि तुझे थोड़े फार जो पैसे मिलते हैं ना, उससे हम गाड़ी खरीदेंगे। तो उन्होंने मुझे एक स्कूटी भी खरीदी दी है, जिसका हफ्ता मैं कैसा भी कर्ज के चुकाती हूँ। मेरा ₹2800 हफ्ता आता है, उससे मेरी गाड़ी का अभी 11वाँ महीना है। मुझे गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी दीदी, लेकिन बहुत-बहुत टेंशन से मैंने ये गाड़ी सीखी है और आज मैं पूरे खेड़ूत में मेरी गाड़ी लेके जाती हूँ, फुलंबरी में जाती हूँ। तो ये भी एक राह है कि मैं साइकिल भी नहीं देखी थी कभी पापा के घर में भी और पति के घर में भी कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन आने-जाने की दिक्कत से मेरे पति को भी गाड़ी नहीं चलानी आती है। यही सोचा कि हमारे पति को गाड़ी नहीं चलानी आती है, तो मैं रोज़-रोज़ किसके साथ जाऊँगी? तो मैं क्यों नहीं गाड़ी चला सकती? तो मैंने बस यही बोला मेरे पति को कि आप मुझे गाड़ी लेके दो। तो वो मुझे पहले तो बोले कि आपका हाथ-पैर टूट जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, फिर क्या होगा? तो मैंने यही बोला उनको कि सिर्फ़ मेरा हाथ-पैर टूट जाएगा ना, तो मैं किसी को डाँटूँगी नहीं, किसी को नहीं बोलूँगी कि आपने और आगे मेरा ही हाथ-पैर बढ़ते तोड़ा। जाना चाहिए। फिर मेरे ऐसा करते-करते मेरा एक बेटा है, एक बेटी है और मेरा संसार भी अच्छा चल रहा है अभी। मुझे कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही है, जो कि किसी का सामना करना पड़े। मैं आज सेवा संस्था का भी काम करती हूँ। मेरी खेती सँभालती हूँ, बाल-बच्चे सँभाल कर मैं अभी सेवा संस्था में जॉइन हुई हूँ। जिसके लिए मैं कपास खेती की जानकारी शेतकरी को देती हूँ। पहले तो मुझे खुद जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं अभी जानकारी ली हूँ, काम करती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए मैं मेरे गाँव में अभी 200 फार्मर को कपास ट्रेनिंग देती हूँ। सेवा संस्था में हमें जो भी ट्रेनिंग मिलती है, वो ट्रेनिंग मैं लेती हूँ और फिर मेरे गाँव के बहनों को भी मैं मदद करती हूँ। उनको कैसे सक्षम बनाना है, कैसे घर से बाहर निकलना है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसकी सब जानकारी मैं अभी महिलाओं को देती हूँ। और आज मुझे जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद सबको मिले, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि किसी ने भी हार नहीं माननी चाहिए और आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। जब थोड़ा-सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, थोड़ी पैसे की भी कमी आती है, तो मैं रात को 11 बजे तक एक का ब्लाउज़ निकालती हूँ, जिसके ₹150 मुझे मिलते हैं। मैं तो यही सलाह दूँगी दीदी कि उनको ज़रा-सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमारी जितनी खेती है उतना खेती में ही खुश रहना चाहिए और अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल भी उनको मिलेगा। तो ऐसा कभी सोचना नहीं कि मेरी इतनी ही खेती है, मैं कैसे पेट भर सकती हूँ। अगर ध्यान दे के आप अच्छी खेती करेंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे और 1 एकड़ में आप 2-3 एकड़ का माल निकाल सकते हैं। और महिलाओं को ऐसी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकती। नारी शक्ति इतनी बड़ी है कि वो कौन-सा भी काम झेल सकती है और कर भी सकती है। वैसे भी तो महिला पुरुषों से ज़्यादा ही काम करती है लेकिन दिखा नहीं सकती। तो मेरा यही कहना है कि हम जो कर सकते हैं वो करके दिखाना चाहिए और खुद ही करना चाहिए, ना किसी को शर्माना चाहिए और मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, वो थोड़ी हमें आगे जाने देते हैं, लेकिन हमें आगे जाना है तो किसी का भी कुछ भी नहीं सुनना चाहिए।